डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, जो आज हमें भारत में उभरते हुए दिख रही है। आज ही नहीं, काफ़ी सालों से, क्योंकि हम सिकुड़ते आ रहे हैं। कभी हमारा राष्ट्र जो था वो अफ़गानिस्तान से शुरू हुआ करता था, आज के अफ़गानिस्तान से। फिर हम थोड़े सिकुड़ते गए, फिर एक तरफ से पाकिस्तान जन्मा, दूसरी तरफ से बांग्लादेश जन्मा, और वो केवल और केवल डेमोग्राफी की देन है। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि डेमोग्राफी में चेंज के 3 आयाम हैं। एक तो इंक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट ऑफ द माइनॉरिटीज़ एंड डिक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट ऑफ द हिंदूज़, 1. Secondly, we are losing people, and we are losing the demographic balance due to another factor, which is conversions, which are happening on a mass scale, both into Christianity as well as into Islam. If you go to Punjab or if you go to Kerala, you will see on ground what I mean by this. And the third is the demographic balance is shifting because of huge number of illegal immigrants who are coming in from Bangladesh. And that also, अगर आप अपने आजू बाजू में ही देखें, हर शहर में ऐसे घेटोज बने हैं जहाँ पे रोहिंग्या रहते हैं या जहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स रहते हैं, और उनको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। चाहे हमें ना मिलता हो आधार कार्ड कभी, लेकिन उनको आधार कार्ड मिलता है, उनको राशन कार्ड मिलता है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और वो बहुत जल्दी देश के वोटर बन जाते हैं। और इस तरह से बहुत सारे पार्टीज़ में, वेस्ट बंगाल में आप ये हर जगह पे देखते हैं। आप कलकत्ता से महज आधा घंटा आप प्रवास करें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वेस्ट बंगाल में हैं ही नहीं, आप बांग्लादेश में हैं, क्योंकि भाषा, कपड़े, सब कुछ आपको वहाँ का सुनाई देगा। सब इट इज़ लाइक अ डेमोग्राफिक कैप्चर। तो मैं सबसे पहले अभिजीत जी से सुनना चाहूँगी कि विच आउट ऑफ दिस डू यू थिंक इज़ द बिगेस्ट थ्रेट? द इम्बैलेंस इन द फर्टिलिटी रेट ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, अनकंट्रोल्ड इलीगल इमिग्रेशन, और लूजिंग आवर पॉपुलेशन टू कन्वर्जेंस? थैंक यू जी। मेरे अनुसार देखिए, तीनों फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डेंजरस है भारत के लिए। लेकिन सबसे इजी अगर सॉल्व करना है हमें किसी चीज़ को, सो आई वुड से दैट इज़ द इलीगल इमिग्रेशन outside from outside of India, mainly Bangladeshis, others are also Rohingyas. एक और फैक्टर है, अगर आप फार नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कुकीज़, राइट, ये सब बाहर से चले आते हैं। दैट बॉर्डर्स आर काइंड ऑफ ओपन और पोरस, एंड दे कम इनटू इंडिया, और उनको सेटल किया जाता है इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आई मीन, रोहिंग्याज अगर जम्मू में है, हाउ डिड दे रीच जम्मू? रोहिंग्याज कहाँ से आते हैं? बर्मा से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, राइट? हाउ डिड दे रीच जम्मू, एंड हाउ हैव दे सेटल डाउन देयर? हाउ हैव दे बिकम एसेंशियली परमानेंट फीचर of the population? Clearly there are networks in this country which are facilitating all of this. उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, उनको कहाँ जाना है वो मिलता है, उनको शायद पैसा भी मिलता होगा। We have no idea, I have no idea what's happening, but this is happening. अगर आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे तो आपको you will find them. They have captured various things, maybe fruit sellers, vegetable sellers, maybe रिक्शा वालाज, हर जगह है ये लोग। एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और पता नहीं कितने समय से है, रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो मालूम पड़ा कि बहुत सारे पाकिस्तानीज, 50,000 लाख, कुछ लाख पाकिस्तानीज दशकों से भारत में रह रहे हैं, और जब जरूरत पड़ी उनको निकालने की तो फट से सबको आइडेंटिफाई कर दिया गया। सो इट्स लाइक द गवर्नमेंट नोज एग्जैक्टली हु दिस पीपल आर, लेकिन उनको टॉलरेट किया जा रहा है, और जितना लंबा टॉलरेट करेंगे उनको, उतना ज़्यादा वो इंटीग्रेट हो जाएंगे इस हमारी सोसाइटी के साथ। उनके बच्चे होंगे, बच्चे तो यहाँ पे पैदा हुए, दे विल सी देमसेल्व्स एज लोकल्स, राइट? और फिर वो शादी करेंगे लोकल लोगों से इन विच एवर वे, एंड दे गेट इंटीग्रेटेड। मुझे याद है 2014 के आसपास लोकसभा में कहा गया था कि 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशीज भारत के अंदर बस चुके हैं। 5 करोड़, दैट इज 50 मिलियन। आज 2025 से आई वुड इमेजिन लगभग पोटेंशियली डबल हो गया होगा। 100 मिलियन बहुत सारे देशों के पॉपुलेशन से अधिक है 10 करोड़, और ये हमारे देश में है। दे टेक अवर रिसोर्सेज, दे इंक्रीज द पॉपुलेशन, बहुत सारे बिजनेसेस को कैप्चर करते हैं, एंड दैट इज अ ह्यूज बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी, ऑन आवर सोसाइटी, ऑन एवरीथिंग एल्स। सोचिए अगर 10 करोड़ लोग कम हो जाए बिकॉज वी सेंड देम बैक, सोचिए हमारे इकोनॉमी के ऊपर कितना स्ट्रेस कम हो जाएगा, हमारे पास कितना ज़्यादा लिविंग स्पेस हो जाएगा, हमारे कितने सारे स्लम्स गायब हो जाएंगे जो इनको बसाया जाता है एज वोट बैंक घेटोज इन आवर सिटीज।
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन मेरे ओपिनियन में सबसे इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, बट इट विल टेक पॉलिटिकल विल टू डू दैट बिकॉज यू नो वेरियस इश्यूज। सो मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सबसे इजी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर सके, दैट इज द इलीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया। अब मैं आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बता रही हूँ, और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये प्यूर रिसर्च के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि लॉन्ग टर्म कंपोजिशनल शिफ्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिटवीन 1951 एंड 2011, गौर से सुनिएगा, बिटवीन 1951 एंड 2011 द हिंदू शेयर इन इंडियाज पॉपुलेशन फेल फ्रॉम 84% टू 79.8%, मतलब ऑलमोस्ट 4% उसमें कम हुआ है। एंड द मुस्लिम शेयर इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ रिजन फ्रॉम 9.8% टू 14.2%, ऑलमोस्ट मतलब पैरेलल ही वो चल रहा है। एंड this I want to ask Colonel Singh, sir, how is this going to pan out in the future and how it is going to affect our internal security? सबसे पहले आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं, कल मुझे कोलकाता से किसी का फ़ोन आया था और वो टैक्सी ड्राइवर है ना, ही ओन सम टैक्सीज ऑल्सो। तो उसने मुझे कहा कि सर इतना बड़ा एग्जोडस मैंने कोलकाता से कभी नहीं देखा जो अभी देख रहा हूँ मैं। और उसने कहा कि सियालदह रेलवे स्टेशन में मैंने अभी आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी। तो बांग्लादेशी भारी मात्रा में पलायन वापस जा रहे हैं। तो ये जो सर जो है इनकी नींद हराम कर दी है इनकी, तो एक अच्छी बात हुई है। दूसरी बात ये है कि देखिए आज का जो विषय जो है हम दो हमारे 100, आखिर ये समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप 100 हैं तो आप उन 2 को रख सकते हैं, समझ रहे हैं? जहाँ पे 100 हिंदू हैं वहाँ 2 मुसलमान बड़े आराम से रह सकता है, लेकिन जहां पे 100 मुसलमान है वहां 2 हिंदू नहीं रह सकता। ठीक है, मैं एम यूफेमिस्टिकली स्पीकिंग। तो अपने आपने कश्मीर में देख लिया ये क्या है, और जो ये इनके इनक्लेव्स कहिए या इनके जो घेटोज जो है, केरला में एक घेटो है, सीमांचल में एक घेटो है, कश्मीर में एक घेटो है, कई जगह पे और इनके घेटोज हैं। अगर ये घेटोज की संख्या मल्टीप्लाई होती रहती है तो फिर आपके संविधान का क्या होगा? डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट इन स्पिरिट इन ऑल दिस घेटोज? तो आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है? नेशन से स्टेट बनता है और स्टेट से फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो आपका तो पूरा अस्तित्व ही खतरे में है। दूसरा इसका एक ये है पहलू कि आखिर क्यों हम 2 और ये 100 क्यों? इसका कारण ये है कि वो केवल एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ही अपना समझता है या मुसलमानों को अपना समझता है, वो देश को अपना नहीं समझता है। जहां पे दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का जहां पे कॉन्सेप्ट हो, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ मुस्लिम्स एंड द वर्ल्ड ऑफ नॉन मुस्लिम्स, काफिरों का, वहां पर आप कैसे साथ रह सकते हैं? हाउ कैन दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम को एग्जिस्ट? ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है यहाँ पे। तो उसमें क्या है कि ये यही सोचते हैं कि इनको आपके धन से शायद मोहब्बत होगी, लेकिन आपके धरोहर से मोहब्बत नहीं है इनको। और इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है राष्ट्र निर्माण के लिए। आप मेजॉरिटी की भी बात मत करें कि वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे। व्हेन दे रीच अ क्रिटिकल मास of say 40%, 30% or 40%,
और है उनके डॉक्यूमेंट्स में ये जो आपका PFI का जो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म विजन अपना वो जारी किया था, एक रेड में पकड़ा गया था वो पटना में, दैट डॉक्यूमेंट। वो कहते हैं कि वी डोंट नीड टू बी इन मेजॉरिटी, यू जस्ट रीच द क्रिटिकल मास, उसके बाद आप देख लीजिए हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे। और क्रिटिकल मास कैसे? 30-40%। जैसे कि ये अभी जो ये राहुल गांधी घूम रहा है और वो टी शर्ट पहन के वो सब प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहा है, ही नोज कि उसके जो अपने जो हमारे अंदर में जो पाकिस्तान है उसका उसको पूरा सहयोग है। वो अंदर के पाकिस्तान को ही ढूंढते ढूंढते तो वो केरला तक चला गया है ना, वो गया, फिर उसकी बहन गई, तो ही नोज, ही कैन काउंट अपॉन देम। और फिर हमारे अंदर में जो अपने क्या क्या उनको बोले, नहीं जयचंद नहीं, ये जो ये वामपंथी और ये वो लोग हैं, तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो सत्ता परिवर्तन इसके तहत वो कर सकता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये क्रिटिकल मास इज, आप इसका तो इंतजार ही मत करें ना कि वो मेजॉरिटी में आएंगे, नो, दे जस्ट हैव टू रीच दैट क्रिटिकल मास। मैडम ने बिल्कुल सही कहा, ये जो आपने फिगर्स दिए, जस्ट 1951 में 84% हिंदूज, मुस्लिम्स 9.8%, 20 years hence 71, 82%, 11%, देखिए 9.8% से 11% बढ़ा, फिर 91 में 81% से 12.2% बना, और ये 2011 में 79% एंड 14.2%। सो दीज आर दी फिगर्स। अब है क्या कि इनको ना आपके धरोहर से मोहब्बत है, ना आपकी उपलब्धि से। और अगर ऑपरेशन सिंदूर से कोई सबसे ज्यादा दुखी हुआ था तो ये वर्ग था। उसको कोई मतलब नहीं, आपने सैटेलाइट छोड़ दिया, आपने कोई भी उपलब्धि हासिल कर दी विज्ञान के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र में आप 10 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमको इस आइडियोलॉजी को किल करना पड़ेगा। अगर गजवाई हिंद है तो गजवाई इस्लाम कहां से होगा? भारत से ही होगा ना, और तो नहीं। तो हमको बड़ा सोचना है। प्लीज किल द आइडियोलॉजी इन दिस लैंड विच इज जिनके उनके स्क्रिप्चर्स में है गजवाई हिंद।